बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल अभी भी कशीदा है। एक जानिब तो सीज़ फायर बरकरार है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं कि दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने बैठें, मुज़ाकरात हों और कोई देर पा अमन का मुआहदा हो जाए। अब एक खबर तो ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कौमी सलामती का इजलास बुला लिया है। ईरान की जंगबंदी के लिए जो तजावीज़ हैं, जिनमें अबनाए हुर्मस का खुलना लेकिन एटमी प्रोग्राम को बाद में जाकर डिस्कस करना शामिल है, ईरान की इन तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा के दौरे, पहले वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से ओमान जाते हैं, ओमान से मॉस्को जाना होता है, लेकिन वापस पाकिस्तान आते हैं, उसके बाद मॉस्को का दौरा। ये सारे दौरे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान का दौरा क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मफाहमत का किरदार अदा कर रहा है, मीडिएटर है। ओमान का दौरा इसलिए अहम है क्योंकि अबनाए हुर्मज़ ईरान और ओमान शेयर करते हैं, तो उसके पैसेज और उसके कंट्रोल में ईरान को ओमान को भी शामिल करना पड़ सकता है। और मॉस्को यानी कि रूस इस खित्ते का एक अहम तरीन प्लेयर और ईरान का अहम तरीन दिफाई इत्तेहादी भी है। तो बहुत कुछ है जो साइमल्टेनियसली चल रहा है। होने क्या जा रहा है, पाकिस्तान की कोशिशें इस वक्त इनडायरेक्ट टॉक्स पाकिस्तान के जरिए ही जारी हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से पर इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मंजरनामे की। पाकिस्तान ने एक जानिब तो पूरी दुनिया को हैरान किया, दो इंतहाई सख्त तरीन मुखालिफिन को, अमेरिका और ईरान, दोनों को इकट्ठे एक मेज़ पर बिठा दिया। लेकिन इसके बाद हमारी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये बात हो रही है कि अगर अमेरिका और ईरान को हम बिठा सकते हैं तो अपोजिशन के साथ क्यों नहीं बैठा जा सकता। एक ये खबर है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से पिछले एक साल से काफ़ी खबरें चली। जुलाई में पहले उनकी सेहत के हवाले से खबर चली और कहा गया कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो उन्हें ओहदे से हटा दिया जाएगा। फिर आसिफ अली जरदारी जो हैं ये इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान उनकी जो पुरस्रार किस्म की गैर हाजिरी है उस पर बात हुई। अब एक मरतबा फिर डिबेट शुरू हो चुकी है कि आसिफ अली जरदारी इन या आउट, वो सदर रहेंगे या नहीं। आखिर ये डिबेट हर कुछ महीने बाद क्यों शुरू हो जाती है, इसे भी डिस्कस करते हैं। इसी सब पर बात करने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो इस वक्त जारी बात है पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अब ये बात भी हो रही है कि जब अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पे बिठाया जा सकता है तो पाकिस्तान में भी मफाहमत होनी चाहिए। पीटीआई को क्या साथ बिठाया जाएगा और इस सब के अंदर आपकी जमात क्या किरदार अदा करेगी, और क्या कोई किरदार अदा कर भी सकती है आपकी जमात और पीटीआई समझ सकती है, दूरियां कम हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया गाजी साहब। पहली बात तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद और नेक फाल है कि पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर हुआ है। पाकिस्तान हमेशा से एक जिम्मेदार कौम है और हमने हमेशा दुनिया में मुस्बत रवैये आगे बढ़ाने की, मुस्बत नुक्ता नजर को सपोर्ट करने की कोशिश की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे खित्ते में माजी में होने वाले वाकयात की बदौलत हमारी इन्वॉल्वमेंट ऐसे रही कि दुनिया में हमारा इमेज खराब हुआ और कुछ हमारा कसूर, कुछ हालात ने हमारे गले चीजें डाल दी। लेकिन अल्लाह ने करम किया और पाकिस्तान एक ऐसे मामले में जो दुनिया में और अपने एक मुसलमान मुल्क को भी सपोर्ट करते हुए अमन की दाई बना और उसके लिए कोशिशें शुरू की और मुस्बत पेशरफ्त हुई। तो आज सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, पाकिस्तान को इस मामले में अप्रिशिएट कर रही है। अल्लाह करे पाकिस्तान जिस मरहले को हमने शुरू किया था, ये चीज, ये अमल तकमील के मरहले पे पहुंच सके और पाकिस्तान पायदार अमन कायम करने में कामयाब हो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए। तो इसके लिए सब लोग आगो हैं। रही बात पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं, मफाहमत होनी चाहिए। उसके बगैर चीजें सही मानों में आगे नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ेंगी, नहीं बढ़ रही, सब बातें दुरुस्त है। लेकिन मुफाहमत के लिए दोनों फरीकैन का किसी एक फरीक पे मुतमईन होना या मुत्तफिक होना जरूरी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग तब हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान के इस रोल को तस्लीम किया
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बाकी जमातें तो इस बात पे तैयार, लेकिन पीटीआई की तरफ से सियासी हुकूमत को या जमातों को कभी स्पेस नहीं दी गई कि वो सियासी अमल को बेहतरी की तरफ लाने के लिए मकालमे के लिए मामला हल कर सके। वो हमेशा शराइत इम्पोज करते हैं, और शराइत भी ऐसी साहब जो इन हालात में आप जानते हैं कि शराइत इम्पोज करके पॉलिटिक्स आगे बढ़ाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हमने बहुत मौके पे गालियां खा के भी कोशिश की, लेकिन वो इस बात पर राजी नहीं होते। हम समझते हैं कि पीटीआई को हालात के तनाजुर में और माजी से सबक सीखते हुए मुकालमा खोलना चाहिए और उनकी क़यादत को फैसला करना चाहिए। असल में कोई फैसला एक ग्रुप करता है, कभी दूसरा ग्रुप करता है, एक ग्रुप एक फैसला करता है, दूसरा ग्रुप दूसरा फैसला कर देता है, जिसकी वजह से मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। लिहाजा प्रिंसिपली यस, बिल्कुल मुकालमा होना चाहिए, बिल्कुल मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात यह है कि इसके लिए पीटीआई को तैयार भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पीटीआई तो अब अपनी स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसकी भी बात कर रही है, तो आपको लगता है कि दिस टाइम वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे? वो पंजाब भी जाना चाह रहे हैं और अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हम सिंध भी एक मरतबा फिर जाएंगे, मोबिलाइज करेंगे अवाम को। डू यू थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज इन अ पोजीशन कि वो मोबिलाइज कर सकें, प्रेशर पॉलिटिकल जो है वो बिल्ड कर सकें ऑन द करंट गवर्नमेंट? साहब माजी में जब उनकी पोजीशन कंपैरेटिवली सियासी नुक्ता नजर से बेहतर थी, उस वक्त तो इम्पैक्ट वो नहीं क्रिएट कर सके। अब मेरा नहीं ख्याल कि अब वो इस पोजीशन में हो कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। अच्छा कायरा साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आई गेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजाहत आना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनकी सेहत के हवाले से कुछ ख़बरें चलीं और उस वक्त ये तासुर दिया गया और ख़बरें चलाई गईं कि सदारत जो है उनकी वो चली जाएगी। फिर अभी रिसेंटली जो टॉक्स हैं उनके दौरान भी एक नैरेटिव बिल्ड हुआ कि वो यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं है। अब भी ये डिबेट कम अज़ कम स्टार्ट की जा रही है कि इन होंगे आउट होंगे, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सब खबर का तो के ऊपर बहस तो की जा सकती है, अफवाह के ऊपर नहीं। बेसरों पर की उड़ाई गई बात को, सोशल मीडिया के ऊपर चलाई गई बात को, मैं तो उसको वैसे ही सोशल मीडिया को झूठ का और वल्गैरिटी का एक बड़ा जरिया समझता हूँ, तो मैं तो उसको किसी ऑथेंटिसिटी का काबिल नहीं समझता। लिहाजा इस खबर के ऊपर इससे ज्यादा बात करना मैं समझता हूँ वैसे ही वक्त का ज़िया है। सो आपको नहीं लगता ऐसा कुछ भी हो रहा है एंड ऑल इज वेल फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब की जरूरत तब होती है कोई खबर हो जी? खबर नहीं है, अफवाहें हैं, अफवाहों पे मैं तबसरे नहीं करता। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जारी बात है इस पे, और आपने कहा कि ये अफवाह। अच्छा कायरा साहब, अब दो तीन चीज़ें और हैं बड़ी अहम है, वो ये है कि वे फॉरवर्ड जो है पॉलिटिकल लैंडस्केप में पाकिस्तान के, आपको क्या लग रहा है? रिफॉर्म्स की बात भी होती है, अफाम तफहीम की बात भी होती है, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ज़रा मॉडरेट लोग हैं या फिर रैशनल बात करने वाले लोग हैं वो सामने आते हैं, बातचीत होती है, तो व्हाट डू यू थिंक एज अ पॉलिटिकल वर्कर के क्या चीज़ें हैं जिन पर रिफॉर्म्स पर बात होनी चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, या फिर एक बुनियादी फ्रेमवर्क मुज़ाकरात का क्या होना चाहिए? साहब जो सबसे पहला इशू है ना वो ये है कि आपने जो इंतखाबी अमल है जिसके जरिए जमहूरी अमल प्रोसेस आगे बढ़ता है, आपने उसको फेयर कराना है। उसके लिए बैठ के हमेशा हमने तो कोशिशें की हैं और कंपैरेटिवली बेहतरी भी आई है, फिर कभी खराबी हो गई, फिर बेहतरी हुई। तो इसके ऊपर पहले तो काम होना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, उसकी भी करेक्शन की बातें हों, लेकिन जो हुकूमत वक्त बैठी होती है वो उन बातों पर राजी नहीं होती कि आप उन्हें कहें आप जेली हैं, आप 2 नंबर है, आप फलां फलां इल्जाम लगाएं और अल्टीमेटली आप कहें कि इस हुकूमत का खात्मा करके नई हुकूमत तश्कील दे। ऐसे नहीं होता। या तो आप पूरा मुल्क बंद करके बैठे हों, मुतालबे करने से ये काम पूरा नहीं होता। बेहतर यही होता है कि आइंदा इंतखाबात हैं
उन इंतखाबात के लिए बातचीत हो, लोकल बॉडीज के इंतखाब कराने की बातचीत की जाए और मुल्क के अंदर इकोनॉमी को बेहतर कराने की सूरत हाल उस पर बैठ के बात की जाए। और अगर किसी जगह जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं कि उनको हुकूमत के साथ बैठ के बात की जा सकती है तो उसमें भी कोई मजायका नहीं है, लेकिन पहले एक एतमाद साजी तो हो। आपने वक्त के साथ देखा ना, खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में भी और उसके बाद जब से उनको हुकूमत से वो हटे हैं, आज तक उनकी जमात ने वो लहजा वो रवैया ही इख्तियार नहीं किया जो बेहतरी की तरफ उनको ले जा सके। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVMs की हमने बात की और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उन्होंने उसमें ताउन नहीं किया। तो अब अगर वो EVMs की बात करते हैं तो उस वक्त क्या एतराज़ था, अब क्या होना चाहिए? दुनिया डिजिटल हो चुकी है, तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें वैसे हल क्या होना चाहिए लॉन्ग टर्म, ताकि ये धांधली और बाकी चीज़ें काउंटिंग। एक बात समझनी चाहिए, उनको एक बात समझनी चाहिए, वो एक जमात है, इस मुल्क के अंदर बाकी जमातें भी हैं, उनका नुक्ता नजर का एहतराम है, लेकिन वो अपना नुक्ता नजर मेजॉरिटी के साथ लेके आए तो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर वो मेजॉरिटी के साथ नहीं है और बाकी जमातें हैं उस निज़ाम पे, उस सिस्टम पे मुतफिक नहीं है या उस पे तैयार नहीं है, हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी, बांग्लादेश डेमोक्रेसी में वो नहीं हो रहा इम्प्लीमेंट, तो जिसके नुक्ता नजर को भी मानना चाहिए। वो अपनी राय ठोसने के या उसको मुसल्लत करने के इस वक्त पोजिशन में नहीं है। सही हो गया। अच्छा, सेकेंडली इसमें एक और चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स की बात हो जाती है। जहाँ तक बानी PTI का मुद्दा है, क्योंकि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का दायरा कार भी ये था कि वो कहते थे कि हम मैंडेट वापस लेंगे पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग से भी। फिर उन्होंने कहा कि हम रिहा करवाएंगे, अब वो कहते हैं हमारी मुलाकात ही करवा दें बहुत है। तो आपको वैसे लगता है कि मुलाकात करवा देनी चाहिए, बैठना चाहिए आपस में? इससे मुलाकात करें, उनकी फैमिली से बानी PTI की मुलाकात अगर हुकूमत नहीं करवा रही और वो यही बात कर रहे हैं। नहीं, बानी PTI की फैमिली जो है उनकी अहलिया है, वो उनसे मिलती हैं। बानी PTI के बहने हैं, उनको भी कहा गया था, कोर्ट ने भी कहा था, उनकी मुलाकातें हुई, लेकिन उन मुलाकातों के बाद जो उन्होंने प्रोसेस शुरू किया और उन मुलाकातों को जिस तरह इस्तेमाल किया, तो वो एक फैमिली की मुलाकात नहीं, उसके ऊपर हुकूमत ने भरोसा बंद कर दिया। अब भी अगर कोई श्योरिटी है तो बिल्कुल मुलाकातें होनी चाहिए, मुलाकातें उनका इस्तेहकाक है। नहीं तो पीपल्स पार्टी इस सब के अंदर क्या किरदार अदा कर सकती है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहनों को मिलने दिया जाए? क्या हो जाएगा, बयानिया कितना को बन जाएगा? कोई मेहरबानी करे या आप मेहरबानी करें, आप भी उन्हें समझाएं कि जनाब आप मुलाकात करें फैमिली के तौर पे, वहां से निकल के गलत किस्म की सियासत न करें। बिस्मिल्लाह, आप समझा दीजिए। चले, हम तो वैसे समझाते हैं लेकिन समझाने की पोजीशन में रही नहीं, आप समझा के देख लीजिए। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे मिडल ईस्ट की सूरत हाल पर और जो टॉक्स हैं उनके हवाले से, जो एक इफ्स एंड बट्स की सूरत हाल है, क्रिटिकल लम्हा है और वर्ल्ड लिए भी पाकिस्तान के एफर्ट्स तो जारी हैं, लेकिन सूरत हाल काफ़ी हद तक अब तशवीशनाक होती जा रही है। इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक है। इफ्स एंड बट्स पे सारा मामला डिस्कस हो रहा है, अगर मगर की गेम है और इस सब में एक जानिब सीज़ फायर तो मौजूद है, लेकिन डेडलाइंस, एक दूसरे के लिए प्रपोजल्स, इनडायरेक्ट टॉक्स पाकिस्तान के ज़रिए, ये सिलसिला भी साइमल्टेनियसली जारी व सारी है। ये मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा, इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं और पसे पर्दा क्या हो रहा है और अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक इजलास बुला लिया है जिसमें जंग बंदी की ईरान की तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। इस वक्त अगर डील होती है तो डील के खद्दो खाल क्या होंगे, इन तमाम तरह चीज़ों को डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं कमोडोर रिटायर्ड वजीउल हसन साहब, डिफेंस एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो मुज़ाकरात
मुज़ाकरात के हवाले से बातें चल रही हैं और जो दीगर इश्यूज़ हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि क्या अभी भी कोई इम्कान है, क्योंकि डायरेक्ट टॉक्स तो नहीं हुई लेकिन अब इनडायरेक्ट जो है वो ज़रूर पैगाम रसानी और प्रपोजल्स का तबादला हो रहा है और अब ट्रंप भी जायज़ा लेने जा रहा है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पीछे हटेगा अपनी वो जो एक अप्रोच है ईरान के लिए मैक्सिमलिस्ट वो जो एजेंडा रखते हैं, आपको क्या लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ, पहली बात तो ये है कि अगर हम इस जंगबंदी को नज़र में रखें और इसके ऊपर जो अमेरिका की तरफ से हेसिटेंट एटीट्यूड या एक हिपोक्रेटिक एटीट्यूड जो नज़र आ रहा है, उसको अगर ध्यान में रखें तो मुझे तो इसका एक मकसद जो समझ आता है, वो अमेरिका का जो मकसद है वो ये है कि इस जंगबंदी का एक लॉलीपॉप देके ईरान को या पाकिस्तान को या ऑफर करके कि जी हम जंगबंदी को एक्सटेंड कर रहे हैं, इसराइल को ये इनिशिएटिव दे दिया जाए और ये इजाज़त दे दी जाए कि वो लेबनान में जितना ज़्यादा से ज़्यादा रकबा कैप्चर कर सकता है और जितने लोगों को मार सकता है वो मार ले। लटानी रिवर के नॉर्थ और साउथ में पिछले दिनों इसराइल ने जिस तरह ऑपरेशन किए हैं, और बल्कि जब जंगबंदी की बातें हो रही थी, जिस दिन जंगबंदी हुई है पहली वाली, उस रात को जो किए और अभी जो 3 दिन से कर रहा है वो आपके सामने है। और उसमें कम से कम कहते हैं कि इस वक्त तक 9% इलाका है जिसको वो फिजिकली ऑक्युपाई कर चुका है। अब ये अगर, और दुनिया की नजरें इस वक्त सिर्फ हम सब की नजरें, आपकी नजरें, ईरान की नजरें, अमेरिका की नजरें, यूरोप की नजरें, हर एक की नजरें जो जंगबंदी पे या ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या माहिदा होगा, क्या नहीं होगा, यूरेनियम जाएगा कि नहीं जाएगा, जंगबंदी एक्सटेंड होगी कि नहीं, हमें उसने इस चक्कर में लगाया हुआ है। एंड ही सर्विंग, डोनाल्ड ट्रम्प इज सर्विंग द पर्पस ऑफ शैतान याहू by allowing him to undertake physical operation, ground operation in Lebanon. अब यहाँ तक वो आपके सामने सारी चीजें हैं कि किस तरह लेबनान में जो कुछ हो रहा है। अब आप आ जाइए जंगबंदी की तरफ। उस जंगबंदी की जहां तक आप प्रपोजल या डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई इजलास बुलाया या नहीं बुलाया है, जो उसने पीट हेग्सेट ने और डैन केन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों, उससे आप उनका इजलास का एटीट्यूड भी समझ लीजिए और पीट हेग्सेट और बाकी जो लोग हैं उनका माइंड भी समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की हिपोक्रेसी का आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप के धोखे का आपको पता है। इज दी कैरेक्टरलेस आदमी है वो, और मेरे ख्याल दुनिया में उससे बड़ा कंपल्सिव लायर जन्म नहीं लिया होगा किसी ने। झूठ बोलता है और रिपीटेडली झूठ बोलता है। कल उसने जो कुछ कहा, वो जो अटैक हुआ उसके ऊपर, उसने कहा जी मैंने अच्छे काम किए हैं तो इसलिए मुझ पर हमला हुआ। अब वो भी एक बहुत बड़ी उसके अंदर आपको चीज आने वाले दिनों में खुल के नजर आई कि डोनाल्ड ट्रंप किधर बैठा हुआ था और वो अटैकर किधर था और सिक्योरिटी किधर थी और व्हाइट हाउस के बाहर कितनी सिक्योरिटी लगी होती है। बहरहाल वो एक अलग इशू है, उसमें आपको हकीकत बड़ी जल्दी दुनिया के लोग सामने ले आएंगे कि उसका मकसद क्या था इस तमाम काम को करवाने का। बहरहाल ये जो सिक्योरिटी एहलकार की कैजुअल्टी हुई है, दैट इज डेप्लोरेबल, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक आप समझते हैं कि कोई ट्रम्प जो है वो ये चाहता है कि ईरान के साथ कोई ऐसी लॉन्ग टर्म सुलह हो जाए, शॉर्ट टर्म, मेरे ख्याल में अभी तक जो एटीट्यूड डोनाल्ड ट्रम्प और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें वो ही नहीं चाहते कि कोई ईरान से वो सुलह करे। वो यही जो, तो ये जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटीज को आप कहें, इसको आप कंफ्यूजन कहें, इसको आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहें, वो इसी को लेके आगे चलना चाहते हैं। अगर वो सीरियस होता किसी भी तरीके से तो उसने एक ऐसा ब्लॉकेट लगाया हुआ है जो ना मिलिटरली सूटेबल है, ना लॉजिकल है, ना कोई पॉलिटिकली लॉजिकल है, ना डिप्लोमेटिकली लॉजिकल है। वो एक बदमाशी पे मुनहसर एक अपना ब्लॉकेट है जो उसने सेंटकॉम को कहा और सेंटकॉम ने लगाया हुआ है, नेवी ने लगाया हुआ है। तो वो ये उस ब्लॉकेट को हटा लेता, अगर वो उस ब्लॉकेट को हटा लेता तो आई एम श्योर ईरान के ऊपर पाकिस्तान की बातचीत भी हुई थी और ईरान पाकिस्तान की बात को तस्लीम भी कर रहा है। नेगोशिएशन में भी आपने देख रहा कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर 2 दफा अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के अंदर आए। और वो क्यों, उन्होंने पहली दफा ये क्यों कहा, आप ये सोचिएगा एक मिनट के लिए कि जी वो बायलैटरल टूर्स पे जा रहे हैं, इसलिए कि उनको पता था कि अगर उन्होंने पाकिस्तान खाली वो आ गए तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अगले दिन ही सुबह स्टेटमेंट दे दी कि हमने ईरान को थ्रेटन किया है, उन पे दबाव डाला है, वो हार मान गए और पाकिस्तान चले गए वो मुज़ाकरात के लिए। तो उन्होंने बड़ी डिप्लोमेटिक मैनूवर किया है कि उन्होंने इसको एक बायलैटरल अमेरिका अपना पाकिस्तान के साथ, मस्कत के साथ और रशिया के साथ एक दौरा रखा है जिसमें ये परसेप्शन दी है कि हम तो जी आपस की बातचीत के लिए जा रहे हैं।
अब उसमें उन्होंने एक और मैसेज भी दे दिया जब वो मान गए। उन्होंने ये बता दिया दुनिया को कि ये जो स्ट्रेच है स्टेट ऑफ हॉर्मस का 21 नॉटिकल माइल्स का, जिसमें 12 नॉटिकल माइल्स ओमान का है, 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो ईरान का है। तो उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की है मस्कत जाके कि आने वाले दिनों में मस्कत और ओमान और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस को कंट्रोल करेंगे। कोई बाहर की साइड का प्लेयर या प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये चीजें अमेरिका तक भी चली गई हैं और उससे पहले भी चीजें यूरेनियम से रिलेटेड है या ईरानियन एसिड से रिलेटेड है, या जो अमेरिकन की डिमांड है कि जो आप न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर ही अपनी सिलेबस से निकाल दें, उस पर रिसर्च ही कोई ना करें, ये कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। सो मेरा मतलब ये है कि इन तमाम चीज़ों पे ट्रंप को भी पता है कि ईरान जो है उसके तमाम जो इलॉजिकल प्रेशर्स हैं उस पर सब्जुगेट नहीं होगा, दे विल नॉट गिव इन। और उसकी आपको एक मखबूतुल हवासी और एक साइकोपैथ कंडीशन आपको इस वक्त नजर आ रही है जो कुछ वहां पे है। तो उस तमाम चीज़ों से मुझे इन कंक्लूजन ये लगता है कि ट्रंप इसी किस्म की जो सिचुएशन है कि जी वो अपना जंगबंदी आगे चली गई नहीं गई, कब खत्म होगी, और ईरान से बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, किन से बात हो रही है, अच्छे राइट लोगों से बातचीत हो रही है, ये नहीं बताना किन से बात हो रही है, ईरान हमारी बात मान रहा है नहीं मान रहा, हम स्टीव विटकॉफ जाएगा नहीं जाएगा, टाइम जाया करेंगे नहीं करेंगे, इतना 15 घंटे ट्रैवल नहीं कर सकते नहीं करेंगे। इसी किस्म की ड्रामाबाजियों में वो लगा रहेगा और यही चीज़ जो आपको आज नजर आ रही है, मेरा ख्याल आज वाले कुछ दिनों में ये चीज़ इसी तरह चलती रहेगी। राइट, आपका पॉइंट आ गया। कमोडोर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त सिचुएशन को और ये जो एक डेडलॉक की फ़ज़ा बनी हुई है, इसे आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? ऑल्दो पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स तो जारी हैं और पूरी दुनिया उनकी मोतरफ है, लेकिन जारी बात है दोनों साइड से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अपने अपने मसाइल भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। तो इस डेडलॉक को आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? बहुत शुक्रिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अगर हम फरवरी से पहले देखें तो नेगोशिएशंस तो उस वक्त भी चल रहे थे। ट्रू। यूएस ईरान के नेगोशिएशन चल रहे थे और एक जंग हुई, जंग दरमियान में रुकी, पाकिस्तान की एफर्ट से रुकी और दोबारा से नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। अच्छा, अब इस दौरान में जो डेफिसिट आ गया है ट्रस्ट का, ईरान के साथ तो पहले ही एक डेफिसिट था। ईरान तो ऑलरेडी एक पराया स्टेट के तौर पे ऑपरेट कर रहा था। जो नेगोशिएशंस के दौरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई, उससे मेरा ख्याल ऐसा है कि ट्रस्ट डेफिसिट ऐसा आया है कि कोई भी साइड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को भी स्टार्ट लेने से थोड़ा सा टेंटेटिव है, थोड़ा सा वो फूक फूक के कदम उठा रही है। बिकॉज जैसे आपने फरमाया, ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि दोनों साइड के मैक्सिमलिस्ट डिज़ाइंस हैं। यूएस जो है वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ईरान बात करता है कि नहीं जी हमारे पास तो राइट है सिविलियन यूज़ के लिए इन्वेस्टमेंट का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की जंग से पहले खुली हुई थी, यूएस कहता है कि इमीडिएटली खोलें, ईरानियन बात करता है कि जी प्रोटोकॉल होना चाहिए। और ईरानियन कोई काफ़ी अरसे से बात वो ये कर रहे थे कि रीजनल इश्यूज़ का रीजनल सोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद ईरान डिमांड करता है कि जी फुल इमीडिएटली इकोनॉमिक सैंक्शन रिलीज़ की जाए। यूएस कहता है कि नहीं भाई, हमें इसका प्रोटोकॉल करना चाहिए और इसका कंप्लायंस के एक मैकेनिज्म हो जिसके तहत हम रिलीज करें। अच्छा, उसके बाद ये सारी बातें, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी बातें जो हैं ये इंडिकेट करती हैं कि दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो अपनी अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड किए हुए हैं। इसको अगर बहुत ब्रॉडली देखा जाए तो जो लोगों का अंदाज़ा है कि यूएस अपनी मिलिट्री माइट इस्तेमाल करके अपने मकसद अचीव नहीं कर सका, वो ये चाह रहा है कि टेबल के ऊपर जब आए तो वो अपने मकसद को, जो डेफिसिट रह गया था, उसको इधर पूरा कर ले। ईरान का ये ख्याल है कि वो अगर उसने जितनी रेजिलियंस दिखाई है और जितनी बहादुरी से या फिर जितने तरीके से उसने इन अटैक्स को सहा है और उनका जवाब दिया और जो रेजिलियंस शो की है, वो कहीं ऐसा ना हो कि टेबल पे आके वो अपनी आवाम के अगेंस्ट को इसके ऊपर बातचीत कर लें। इसकी वजह से एक ये थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये स्टैंड ऑफ या फिर दरम्यान में ब्रेक आए हुए। अब जो आए पिछले दिनों, पाकिस्तान आए, ओमान गए, रशिया गए, तो वो एक इंडिकेट कर रहा है कि वो मुख्तलिफ लोगों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि वो ये एसेस कर सकें कि यूएस के ऊपर अगर हमने कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ आए तो क्या यूएस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। और जैसे पिछले कुछ अरसे की सिचुएशन है, यूएस जो है वो पहले एक फोर्स फॉर गुड नज़र आ रहा होता था,
उनकी जो पॉलिसीज़ होती थी वो ये लगता था कि वो एक जस्टिस की बेस के ऊपर बेस कर रही हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से, और ख़ास तौर पे ये जो इसराइल की तरफ जो उनकी सपोर्ट है, उससे ये ऐसे लगता है कि वो उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, उनका मकसद जो है वो इसराइल को इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ताकि वो जो कुछ वो करना चाहते हैं अपने मकासद के लिए वो उसको पूरा किया जा सके। तो ये एक ओवरऑल है सिचुएशन, और इस सिचुएशन का हल जो है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा अमेरिका के पास है, क्योंकि उसने जंग स्टार्ट की, और अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की भी जितनी बात हो रही है वो तो खुली हुई थी, जंग के दौरान भी काफ़ी अरसे तक खुली रही है। तो इसको हल करना जो है वो ज़्यादा एफर्ट जो है वो अमेरिका की तरफ से चाहिए, और वो ये एफर्ट ये चाहिए होगी कि वो ईरान को ये यकीन दिला सकें कि वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की अगर जो बात कर रहे हैं, वो एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर हैं इस पीस नेगोशिएशन में, और उनकी बातों के ऊपर ट्रस्ट करके आगे चला जा सकता है। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेड साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त जाहिर बात है कि ईरान की तरफ से भी एतमाद का फुकदान है, और फॉर ऑब्वियस रीजंस है, लेकिन इस सब में ईरान भी ऑब्वियसली ऑफ रैम्प चाहता है, जंग से निजात चाहता है, क्योंकि ये जंग ईरान ने स्टार्ट नहीं की है, तो जंग ईरान पे मुसल्लत की गई। इट वाज अ वॉर ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस जो उन्हें लड़नी पड़ी। अब इसमें बहुत सी जो डिस्कशन है वो अब्बास इराक़ची के दूसरे दौरे के हवाले से हो रही है कि वो ओमान से जो वापस पाकिस्तान आए, तो इस दौरे की सिग्निफिकेंस आपको क्या लगता है कितनी है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि तो उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि दे हैव नॉट कम हियर ऑन एनी प्रेशर ऑफ अमेरिकन्स, एंड मोर ओवर दे हैव वो स्टेट ऑफ हॉर्मस को कंट्रोल करना चाहते हैं अलॉन्ग विद ओमान, एज बोथ शेयर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरी बात ये कि साहब जो है वो यहाँ आए हैं, तो बातचीत तो उनकी उन्हीं पॉइंट्स पे हुई होगी पाकिस्तान के साथ जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं। उन्होंने इसमें ये भी इंप्रेशन दिया कि दे आर रेडी टू टॉक। अब वो टॉक जो है वो इनिशिएट करने के लिए अगर, या उस टॉक को होल्ड करने के लिए पाकिस्तान ने तो अपनी कोशिश कर ली। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके ऊपर एन मौके भी कहे कि हमारे जो वो हम 15 से 16 घंटे ट्रैवल नहीं कर सकते और हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे काम है, तो काम तो क्या, वो डिनर करना काम था, वहाँ पे एक वाकया कराना कोई काम था। अगर इस काम के लिए उसने स्टीव वोडका और जैरेड कुशनर को रोका था, तो आप उसकी सिंसियरिटी समझ लीजिए। और मुख्तलिफ मौके पे अमेरिकन की सिंसियरिटी तो आपके सामने आ गई। अब बात यह कि यहाँ पे एक तो होता है ना कि जैसे हम कहें कि जी ईरान जो है, अमेरिकन जो ईरान पे ट्रस्ट नहीं करते। भाई अमरीका ईरान ने तो पहली दफा जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर ओमान के वजीर खारजा इज ऑन रिकॉर्ड, जो उन थर्ड पार्टी नेगोशिएशन को होल्ड कर रहे थे, उन्होंने ये CNN पे जाके ये बयान दिया था, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम एक पीस डील के करीब पहुंच गए हैं, और ईरान जो है वो 0% एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट पर राजी हो गया। लेकिन मुझे पता चला कि इजराइल ने हमला करना है तो हमने वो नेगोशिएशन वहां रोक। तो ईरान तो बात करने के लिए उस वक्त भी तैयार था, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मस खुली हुई थी, फिर वो बंद किस लिए हुई, उसके बाद बंद होकर उसके पीछे क्यों नाका लगाया गया। तो मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो एतमाद तो एक तरफ, अमेरिका जो है वो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टूर्स जो ऑप्शंस होती है ना, वो यही होती है। जैसे चाइना अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी को मुख्तलिफ मिडल पार्क में या और ममालिक में लेके चलता है, तो वो कहता है कि जी वहाँ जाके वो पैसे लगाता है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, कहीं पे माइनिंग करता है, कहीं पे तेल लगाता है, कहीं पे इंडस्ट्री में लगाता है, कहीं पे कम्युनिकेशन में लगाता है, कहीं पे रोड पे लगाता है, और उसके बाद वो फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से उनको रोप इन करता है। अमेरिका का फॉर ईयर वतीरा ये रहा कि वो कनपट्टी पे गन रखते हैं आपकी, या गोला रखते हैं और कहते हैं मेरी बात मानो, नहीं तो वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में, इधर माई वे और दी हाईवे, तो वो इस चीज पे बिलीव करते हैं। और यही आपको अभी 100% नजर आ रहा है, अदर देन कॉन्फिडेंस ऑन ईरान, कि जी मेरी बात मानो, जो मैं कहता हूँ वो करो, टोटल सब्जुगेशन करो, टोटल हार मान लो, अपनी कोई डिमांड पेश ना करो, जो
अमेरिका कह रहा है उस पर अमल करो। भाई ये किस तरह पॉसिबल है? ईरान ने तो आपको रेजिस्ट किया, आपने कहा दो मारेंगे, ईरान ने कहा हम भी दो मारेंगे। अभी भी ईरान कहता है हमारे पास वी हैव अ मिसाइल आर्सेनल। तो आपको जब एक पता है कि जब दो ताकतें लड़ रही होती हैं तो दे कैन असेस ईच अदर। ये नहीं है कि अमेरिका असेस नहीं कर सके ईरान को। अगर अमेरिका के F-16 हिट हुए, F-15, F-35 जो उनका स्टेल्थ है वो भी हिट हो गया है। उन्होंने उनके C-130 का जनाजा निकाल दिया, उन्होंने हेलीकॉप्टर जो है उसका उनको जनाजा निकाल दिया, जो वहां पे ट्रुप्स लैंड कराए थे आपने यूरेनियम को अगवा कराने के लिए, एनरिचमेंट यूरेनियम को अपना जो अस्फहान के नजदीक, वहां उन्होंने अमेरिकन जनरल ने आके कहा वहां जो लोग बैठे थे कोई हमें पत्थर मार रहा था, कोई हमें लकड़ मार रहा था। तो ये अब आपको ये पता है, उसके बावजूद आप ये कहें कि नहीं जी मेरी बात मानो अदरवाइज तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता ना। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है उसका डिजाइन जो है वो इसराइल को प्रोटेक्शन दे के इसराइल के जो मकासद हैं उनको, और डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा ज़ियोनिस्ट है, अदर देन दी लायर्स ही इज अ ज़ियोनिस्ट। और वो ज़ियोनिज्म कहता है कि जी अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए मिलिट्री मीन्स, वो और शैतान याहू, जैरेड कुशनर, पीट हेगसेट, ये सारे मुसलमान एंटी मुस्लिम लोग हैं जो उनको मुसलमानों को डिच करना चाहते हैं। अब ये मजहबी जनूनियत की जंग है, इस जनून के अंदर लॉजिक तो चलता नहीं है, जनून में तो इसी किस्म की बातें चलती हैं जो आप डोनाल्ड ट्रंप करता नजर आ रहा है। अगर ईरान का वक्त दूसरी मरतबा पाकिस्तान आया तो इस 24 आवर्स में अगर अमेरिकन की तरफ बयान ये आया कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि 15 से 16 घंटे जाया होते हैं तो आप उनकी फिर सिंसियरिटी ऑफ पर्पस को समझ लीजिए ना कि उनकी सिंसियरिटी क्या है। दूर बैठ के तो मुज़ाकरात नहीं होते। पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है? पाकिस्तान अमेरिका की ब्याज पे तो ईरान को श्योरिटी नहीं दे सकता ना। जो चीजें अमेरिका की श्योरिटी है, इसराइल की श्योरिटी अमेरिका ने देनी है, पाकिस्तान ने नहीं देनी। पाकिस्तान मेडिएट कर रहा था। पाकिस्तान ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू तो पहुंचा सकता है और ये भी कह सकता है कि ईरान हमारी बात के ऊपर राजी है, सहमत है और मानता है, लेकिन अमेरिका की बात कौन कहेगा भाई कि उसको मानते हैं? आप जो मर्जी कह रहे हैं, लेकिन वो जो बात कर रहा है उसकी इंटेंट यही नजर आती है कि जी नो पीस डील, नथिंग फॉर लॉन्ग टर्म पीस, नथिंग फॉर शॉर्ट टर्म पीस। पर यही है कि अपना जंगबंदी को आगे करते रहो, इसराइल को कहो कि जी वो लेबनान में और अपना गजा में और वेस्ट बैंक में दहशतगर्दी करके, जेनोसाइड करके जितने इलाकों पे कब्जा कर सकता है करते, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का बुनियादी मकसद ये है कि इसराइल की स्टेट को जितने थ्रेट कम से कम किए जा सके उतने करें ग्रेटर इसराइल के लिए। अदरवाइज ईरान का और इसराइल के आपस में बॉर्डर तो नहीं लगता ना। ईरान क्या प्रॉब्लम दे रहा है इसराइल को? कौन सी ईरान ने कब जाके हमला किया इसराइल को? भाई तो इसराइल है जो मुल्कों के ऊपर हमला करता है, ये तो अमेरिका है जो दूसरे मुल्कों पे आके, चाइना ने कहाँ जाके किस मुल्क पे हमला किया? तो ये जो इनका डिजाइन है, जो इन्होंने ये जंगे लड़ने के आदि, इनको कोई ना कोई दुश्मन चाहिए। इसके जरिए दे डू नॉट वांट टू, प्रैक्टिकली अगर आप देखें और रियलिस्टिकली देखें, ठीक है मुज़ाकरात का वो चीजें चली हुई हैं और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई इंटेंट नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म मुज़ाकरात हो और तो एनर्जी की सिचुएशन जो है काबू में हो। क्योंकि इराक में जब उन्होंने हमला किया था तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि वहां से जितनी तेल की दौलत है उसको ले आए, और कॉन्डोलीजा राइस के नाम के बहुत सारे लाइनर चलते थे जो इराक से दबादब तेल निकाल के ले गए। तो अब वो जो ईरान के ऊपर जो हमला करके उसको जो कहते हैं कि हम ग्राउंड ट्रूप्स करेंगे, कब्जा करेंगे, मकसद उनका पीछे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। और ईरान जो है उस बात पे राजी नहीं होगा कि जी जिसे आप उसको सब्जुगेट करके बातें मनवा लें। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। कमांडर साहब, जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी कह रहे थे कि ईरान तो इस तरह से कोई डील नहीं करेगा जो डील कम और डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर ज़्यादा हो, क्योंकि ईरान ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में मैदान जंग में रेजिस्टेंस दिखाई। तो अब अगर ईरान वहाँ पर नहीं झुक रहा तो मुज़ाकरात की मेज़ पर या नैरेटिव की जंग में ईरान क्यों पीछे रह जाए? तो अल्टीमेटली देखें, डील जब होती है तो उसमें फिर दोनों साइड्स को कंसेशंस देनी पड़ती हैं, विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की मीडिएटर कोशिश करता है। एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम आपको क्या लगता है कि अगर एक पीस डील होती है तो उसके खदोखाल क्या हो सकते हैं रियलिस्टिकली कि वो दोनों को कबूल हो, क्योंकि दोनों को कुछ ना कुछ तो पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा देखिए साहब, ये पीस डील को थोड़ा सा अगर हम एक पर्सपेक्टिव देखें तो पिछले 70 साल में जो अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं, कोरियन वॉर से स्टार्ट करें हम 1950 में जो लड़ी गई, उसके बाद से ये वाहिद जंग है या पहली जंग है जो 40 दिन के अंदर अमेरिका जो है वो जंग बंदी और पीस नेगोशिएशन के लिए तैयार हो गए।
ये वो वाहिद जंग है जिसमें अमेरिकी जंग जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी के बजाय एक सॉर्ट ऑफ प्रॉपर मिलिट्री कन्वेंशनल डोमेन में लड़ी गई, और अभी उसमें सेसेशन आई भी है। तो एक बात इससे बड़ी जाहिर है कि अमेरिका को ख्याल नहीं था कि इसके पास इतनी बड़ी रिटेलिएशन आ जाएगी। इस वजह से ईरानियों की असेसमेंट जो अपने बारे में मेरा ख्याल है वो ये कर रहे होंगे कि वो इस जो उनको मौका मिला है इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लें। एक ये भी समझने की ज़रूरत है कि ईरान की जो लीडरशिप है वो तकरीबन सारी ही रिप्लेस हो गई है, क्योंकि उनके जो अर्ली सारे पुराने लीडर्स थे उनका तो जंग के दौरान वो शहीद हो गए। बिल्कुल। तो अब जो नई लीडरशिप आई है उसने अगर थोड़ी सी भी लचक का मुजाहरा किया तो उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रेचर है अपने मुल्क में, उसको डिग्रेडेशन का बड़ा ख़तरा होगा। और मेरे ख्याल में तो इसमें ज़्यादा लचक जो है वो अमेरिका को ही दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप ये देखें कि इसमें रशिया और चाइनीज़ जो पीछे बैक चैनल डिप्लोमेसी में मौजूद हैं वो किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं। चाइना के भी कुछ बयानात दरमियान में आए हैं जिसमें वो यूनिलैटरल क्लोजर के ऊपर उन्होंने बातचीत की है। फिर अभी अमेरिका के सदर ने जो पहले एक दौरा अपना थोड़ा सा पोस्टपोन किया था चाइना का, उसमें भी उन्होंने जाना है। तो ये बात बहुत अहम है कि इसमें लचक जो है मेरी असेसमेंट के मुताबिक अमेरिका को दिखानी पड़ेगी। शुक्रिया। राइट। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें आपके भी क्लोजिंग रिमार्क्स में ज़रूर लूँगा। आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली इफ़ बोथ द पार्टीज़ हैव टू रीच अ कंसेंसस, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पर दोनों पार्टीज़ की डाइवर्जेंस है, अब कन्वर्जेंस के लिए दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। ईरान क्या कंसेशंस देने की पोजीशन में है? अमेरिका तो इस वक्त जारी बात है अपनी मैक्सिमलिस्ट अप्रोच लेके चल ही रहा है। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर से जो उन्होंने कहा कि हम टॉल लगाएंगे उसको विड्रॉ कर सकता है। वो वैसे भी अगर लगा तो मुझे लगता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज हो जाएगा, बिकॉज वैसे तो उनका अपना इलाका है, 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होते हैं, लेकिन एक लॉ ये भी कहता है कि जो स्टेट्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल वाटर, बिकॉज और भी स्टेट्स हैं और उनसे फ्री पैसेज की इजाज़त होती है। तो ईरान वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन कंट्रोल ईरान का रहेगा। उसके साथ साथ ईरान जो है वो जो उन्होंने डिमांड किया कि जो हम आप वार रेपरेशंस दे, आप हमारे लॉसेस पूरी करें, ईरान वो उसको फोरगो कर सकता है। फिर ईरान के ऊपर जो कर्जा है, ईरान के जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं उस पर ईरान ये कह सकता है कि चलिए आप स्टेजेस में हमें दे दे, एकदम $120 बिलियन या एकदम ना दे, ये भी कर सकता है। लेकिन ईरान अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो वो यूरेनियम एनरिचमेंट को आप अपने सब्जेक्ट से उनके निकाल दो, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। या ईरानियन यूरेनियम जो एनरिच यूरेनियम है उसको ईरान कह सकता है कि भाई आप IAEA के पहले भी आपने इंस्पेक्टर्स भेजे थे, आपने एक सिस्टम लगाया था जो वर्चुअली मॉनिटर कर रहा था, आप उसको कर लीजिए दोबारा। ये एक दरमियान में एक लीवे बन सकता है, इस पर बातचीत हो सकती है। तो ये चीजें हैं जिसमें ईरान को अमेरिका को वो ब्लॉकेट हटाना होगा। अमेरिका को ये गारंटी देनी होगी कि जी इजराइल जो है दोबारा ईरान पे हमला नहीं करेगा और दोबारा ये जंग नहीं शुरू होगी, क्योंकि ये जंग जब भी खत्म होगी अब आने वाले दिनों में इस खित्ते का और बल्कि दुनिया का सिक्योरिटी ऑपरेटर सिक्योरिटी ऑर्डर तो चेंज हो रहा है, होना है हर हाल में। अमेरिका की वो सुपर पावर वाली स्टेचर नहीं रहेगा। अमेरिका अब यूनिपोलैरिटी से लेकर के वर्ल्ड जो है मल्टीपोलैरिटी में चली जाएगी। ईरान का भी आने वाले दिनों में और पाकिस्तान का भी रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत सारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स होगा जो पाकिस्तान के गिर्द भी रिवॉल्व करेगा। So there are concessions which can be provided by the Americans, which can be provided by Iranians also. But the point is कि वो कब मेज पे एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे। जब एक टेबल पे बैठेंगे तभी ये बातचीत जो है किसी लॉजिकल एंड की तरफ जाएगी। अगर इसी तरह करके हुआ कि जी हमारा टाइम जाया होगा, नहीं जाते और ब्लॉकेड रहेगा और वो उसके बाद झूठ बोलता रहा डोनाल्ड ट्रंप और थड़ियां लगाता रहा, तो फिर मेरा ख्याल मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल, अ वेरी वैलिड पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब और कमोडोर वजीउल हसरत मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।